हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने 5 ऐसे स्टॉक्स देखे जो कि कंजम्पशन थीम से रिलेटेड हैं, अपनी रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में मार्केट लीडर्स हैं और फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम कंजम्पशन थीम से रिलेटेड कुछ और चुनिंदा स्टॉक्स की चर्चा करेंगे और वीडियो की समरी में इसकी भी डिस्कशन करेंगे कि आप इन स्टॉक्स में कितनी पोर्टफोलियो एलोकेशन रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगला स्टॉक जिसकी हम डिस्कशन यहाँ करना चाहते हैं जो कंजम्पशन थीम से रिलेटेड है और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जिसको आप डीमार्ट के नाम से भी मोर पॉपुलरली जानते होंगे। तो डीमार्ट हम में से कई लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारी सिटीज में अगर डीमार्ट होते हैं तो वो हमारी पहली प्रेफरेंस होती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जो डेली यूटिलिटी का आइटम्स और ग्रोसरीज वगैरह हम वहां से पिक करते हैं, उस पर काफी अच्छी डिस्काउंट, काफी अच्छी प्राइसेस ये ऑफर करते हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइसेस पे ऑफर करने की इनकी हमेशा कोशिश रहती है। यहाँ पे एक बहुत ही टेलिंग स्टेटिस्टिक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहाँ देखना चाहिए। FY15 यानी कि ईयर 2015 की अगर बात करें तो बहुत सारे जो मार्केट प्लेयर्स हैं इन ऑर्गेनाइज फूड एंड ग्रोसरी सेगमेंट, उसकी यहाँ पे स्टेटिस्टिक दी हुई है। तो FY15 में 27% की मार्केट शेयर थी रिलायंस रिटेल की और 20% मार्केट शेयर थी डी मार्ट की, एवेन्यू सुपरमार्ट्स की। अब वो जो मार्केट शेयर था वो FY20 में यानी कि पिछले साल जो मार्केट शेयर थी वो रिलायंस की बढ़ के हो गई 27 से 29 और डीमार्ट की बढ़ के हो गई 20 से 23। और फिर एक फ्यूचर रिटेल भी जहां जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो रिलायंस रिटेल का पार्ट हो गया, तो अब इनकी मार्केट शेयर मिलके काफी बड़ी हो जाएगी। लेकिन जहां तक की ऑपरेशंस की बात है, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी की बात है, प्रोमोटर्स के इंटेंट और प्रोमोटर्स के ड्राइव की बात है, तो मुझे लगता है कि रिलायंस रिटेल को अच्छी टक्कर दे सकता है डीमार्ट का सप्लाई चेन। इसकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, बहुत ही शानदार है। इसके जो प्रोमोटर हैं राधा कृष्ण दमानी जी, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो बहुत ही एस्ट्यूट बिजनेसमैन है। उनके बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट है और एवेन्यू सुपरमार्ट्स के प्राइमरी शेयर होल्डर, प्राइमरी प्रोमोटर राधा कृष्ण दमानी जी, RK दमानी जी हैं। अब इस पाई चार्ट में एक और बात है जो हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि वो मैं शेयर करूं आपसे, कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्ले है, पूरी ये फूड और ग्रोसरी जो बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, उसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अभी भी काफी बड़ा है। जो टोटल ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो काफी छोटा है विथ रेस्पेक्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मतलब क्या है? जो हमारी किराने की दुकान होती है, जो हमारे सोसाइटीज में होती हैं, जो मार्केट्स में होती हैं, जो छोटी दुकानें हैं, जो छोटी किराने की दुकान होती है, उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में माना जाता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन से होते हैं? जो सुपर स्टोर्स होते हैं, जो बड़े बड़े, जो रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, डी मार्ट वगैरह आप देख लेते हैं। उसी तरह टाटा के कुछ ऐसे रिटेल चेन्स हैं, फिर वी मार्ट हो गया। तो कुछ अलग अलग जो ये प्लेयर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में माना जाता है। तो वी मार्ट वगैरह तो खैर ग्रोसरी में नहीं है। ग्रोसरी में मोस्टली दो बड़े प्लेयर्स हैं अभी की डेट में, पहले फ्यूचर रिटेल भी था, अब मोस्टली दो प्लेयर्स बचे हैं, रिलायंस रिटेल और डी मार्ट। अब डी मार्ट ने अभी रिसेंटली, जैसा आपको पता होगा, कोविड के कारण बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, रिटेल स्टोर्स में जाके शॉपिंग कम हो रही है। हालांकि धीरे धीरे वो नॉर्मलसी वापस आ रही है, बट अभी भी लोगों की जो हैबिट्स है हो सकता है कि परसिस्ट करें। लोग वापस नॉर्मलसी होने के बाद भी उनकी एक आदत बन जाए, उनको कंफर्ट मिले ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी में। तो डीमार्ट ने अपनी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग बिहेवियर है कंज्यूमर्स का, उसके लिए उनको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑलरेडी एक रिटेल प्लेटफॉर्म, अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर ली है। और साथ ही रिलायंस रिटेल का तो आपको पता ही होगा, जियो मार्ट उसने अपना लॉन्च कर दिया है, तो ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये जो दोनों बिग प्लेयर्स हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, वो अपनी जो मार्केट शेयर है उनको एक दूसरे से कंपीट करने की जरूरत नहीं है। अभी भी इतना ज्यादा स्कोप है, क्योंकि जो मेजोरिटी शेयर है, करीबन 86-88% जो मार्केट शेयर है, वो अभी भी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज जो शिफ्ट होने वाला है, उसमें ये दोनों प्लेयर्स विदाउट एनी कंपटीशन फ्रॉम ईच अदर ग्रो कर सकते हैं। अभी काफी स्कोप बची हुई है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी ऑपरेशंस बहुत अच्छी हैं, स्ट्रीमलाइंड है। आपको डीमार्ट में जो इतने अच्छे दाम मिलते हैं, इतनी इफेक्टिव प्राइसिंग आपको दिखती है, वो क्यों है? क्योंकि इनकी जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, इनकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो इतनी तगड़ी है। इनके जो प्रोमोटर्स हैं वो इतने ड्रिवन है, उनको पता है कि उनकी फोकस क्या है। उनकी फोकस है कि पूरी जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन रखना है, एफिशिएंट रखना है। और एक और चीज है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और उससे समझ में आया कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, कि ये अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ये शिफ्ट होने वाला है, ये और भी एक्सेलरेट होने वाला है धीरे धीरे।
यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की आप यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं, बहुत सारे आइटम्स जो हमारे डेली एसेंशियल के आइटम्स होते हैं, फुटवेयर, अपैरल, फर्नीचर, जनरल मर्चेंडाइज, एक्सेसरीज, एफएमसीजी, नॉन फूड एफएमसीजी, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सभी की जो ग्रॉस मार्जिन्स होती है, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स होती हैं, वो आप देख सकते हैं कि फूड एंड ग्रोसरी में जो मार्जिन्स होती है वन ऑफ द लोएस्ट होती हैं। इससे कम प्रॉफिट मार्जिन केवल स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है, जिसमें आपको पता है कि कितना कट थ्रोट कंपटीशन होता है। मोबाइल्स, एसीज, टीवीज वगैरह में तो बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो उसमें मार्जिन्स और भी कम होती हैं। बट फूड और ग्रोसरी में मार्जिन्स बस उससे थोड़ी ज्यादा होती हैं, बाकी सारे सेगमेंट्स में काफी ज्यादा मार्जिन्स होती है। तो जब मार्जिन इतनी कम है, ग्रॉस मार्जिन इतनी कम है, प्रॉफिट मार्जिन इतनी कम पे ऑपरेट करना पड़ता है कंपनीज को, तो ऐसी ही कंपनी सर्वाइव करेंगी और थ्राइव करेंगी जिनकी एफिशिएंसी बहुत हाई है पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, इन्वेंटरी मैनेजमेंट की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं, दे कैन सस्टेन एंड दे कैन ग्रो इन द फ्यूचर। क्योंकि जो छोटी दुकानें हैं उन पे इतना प्राइस प्रेशर आ जाएगा, एक तो कोविड के कारण ऑलरेडी वो लोग बहुत अभी स्ट्रेस्ड हैं, तो जैसे जैसे ये जो शिफ्ट होगा अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का, तो उसमें ये दोनों प्लेयर्स, रिलायंस रिटेल और डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, ये दोनों ही साथ में ग्रो कर सकते हैं। इन दोनों में कॉम्पिटिशन जरूर है, बट इतना स्कोप है एक्सपेंशन का, इतना स्कोप है ग्रोथ का कि ये दोनों प्लेयर्स थ्राइव कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में। और वो प्लेयर्स जिनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत हाई है, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स की है, वो बहुत अच्छी तरह ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स को मेंटेन करना और ऐसे स्लिम ग्रॉस मार्जिन्स में ऑपरेट करना सबके बस की बात नहीं होगी। ऐसे प्लेयर्स जिनके अंदर माइट है, जिनके अंदर वो कैपिटल की पावर है, स्ट्रेंथ है, वही लोग सर्वाइव करके थ्राइव कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी दैट इज करेंटली हैपनिंग, कि रिलायंस रिटेल से इसको इतना पंगा मिलेगा, इतनी इसको कंपटीशन मिलेगी कि इसकी मार्जिन्स कम हो जाएंगी, इसके फुटफॉल्स कम हो जाएंगे, ये सब अभी के लिए तो ठीक है। नियर टर्म में ये सेंटिमेंट्स हैं, वो समझ में भी आता है। बहुत हाई पीई पे भी ट्रेड होता है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, तो ये सब सारे फैक्टर्स अभी इसके प्राइस पे बहुत प्रेशर बना के रखे हुए हैं, जो आपको दिख रहा होगा कि अभी 1900 से 2000 के बीच में ये ट्रेड हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसी प्राइस लेवल्स पे आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो फॉर फ्यूचर जो इसकी फंडामेंटल्स है इस कंपनी के, जो इसकी एफिशिएंसी है ऑपरेशंस की, उसके चलते मुझे लगता है कि आगे चल के ये काफी आपको सस्टेन्ड ग्रोथ दिखा सकती है। इसकी लिस्टिंग चूंकि बहुत पुरानी नहीं है, तो 3 साल की अपनी हिस्ट्री में इसने आपको 221% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने केवल 25% और निफ्टी ने केवल 28% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। तो सेक्टर और निफ्टी दोनों से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का इसने रिटर्न दिया आपको 3 सालों के अंदर, जो आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों से इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, और फिर कोविड के बाद इसमें गिरावट आई, फिर अभी रिलायंस रिटेल के कंपटीशन के बाद से गिरावट आई है। बट दिस, आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो 3 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करा होता, तो आज उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होके हो गई होती करीबन 3.2 लाख, which is still a very handsome return considering the economic environment we are in. कंजम्पशन थीम से रिलेटेड हमारा अगला स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज। और पेज इंडस्ट्रीज अगर आप नहीं भी जानते होंगे, तो इन दोनों ब्रांड से आप जरूर वाकिफ होंगे, जॉकी और स्पीडो। तो स्पीडो के बहुत सारे स्पोर्टिंग क्लोथिंग आइटम्स आते हैं, स्पोर्ट्स क्लोथिंग आइटम्स, और जॉकी के तो अंडरगारमेंट्स वगैरह आते हैं, वो तो आपको पता ही है, तो एसेंशियल प्रोडक्ट है ये। अब यहाँ पे इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं पेज इंडस्ट्रीज की, जैसे कि डॉलर, रूपा, वीआईपी, लक्स वगैरह, लवेबल वगैरह, जो भी हो ये हो गए, उन सभी कॉम्पिटिटर्स से इसकी कंपेयर करते हैं कि कैसी ग्रोथ रही है पिछले 6 सालों की। आप यहाँ पे ग्रोथ परफॉर्मेंस देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में जो आप देख पा रहे हैं वो है पेज इंडस्ट्रीज का ग्रोथ परफॉर्मेंस। तो हर साल FY 14, 15, 16, 17, 18 और 19, हर साल इसने अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पे 36%, और जो नेक्स्ट बेस्ट है वो 26%, फिर अगले साल 30%, जो नेक्स्ट बेस्ट है वो 8%, फिर FY 16 में 16%, जो नेक्स्ट बेस्ट है वो 14%। तो साल दर साल आप देख सकते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे इसने आउट परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। मार्जिन्स की अगर बात करें, तो पेज इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्ट्स की मार्जिन्स है, वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग ऑल इट्स कॉम्पिटिटर्स हैं। और ये मार्जिन आप FY 17 की यहाँ देख रहे हैं, FY 18 की देख रहे हैं, दोनों सालों में आपको दिख जाएगा कि जो मार्जिन्स हैं वो सबसे हाईएस्ट हैं पेज इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये दोनों ही चीजें आपको दिखा रहा है कि कैसे पेज इंडस्ट्रीज अपनी साउंड फंडामेंटल्स के कारण ईयर ऑन ईयर कैसे आउट परफॉर्म करता है अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कुछ और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस यूज करता है पेज इंडस्ट्रीज।
अब पेज इंडस्ट्रीज की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जॉकी का ब्रांड जो यहाँ पे पहली इस टेबल में आपको दिख रही है, जॉकी का ब्रांड जो एक्चुअली इंटरनेशनल ब्रांड है, यूएस का ब्रांड है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पेज इंडस्ट्रीज करती है। तो ये जॉकी के ब्रांड के जो ब्रांडिंग होती है, जो मॉडल्स होते हैं वो फॉरेन मॉडल्स होते हैं, बाहर के मॉडल्स होते हैं। तो इसमें दो एडवांटेजेस हो जाती है। और बाकियों के साथ आप देख सकते हैं कि इंडियन मॉडल्स होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह होती हैं, और कुछ के उतने ब्रांडिंग होती भी नहीं है, ब्रांड्स नॉट नोन टू द मासेस वाली बात है। तो इसमें दो तरह के फायदे होते हैं एसेंशियली। पहला फायदा ये कि आपको पता है कि इंडिया में कितनी फैसिनेशन है फॉरेन मॉडल्स की। तो फॉरेन मॉडल से जब ये अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं जॉकी वाले, तो एक अपील आता है, एक ब्रांडिंग की अपील आती है, ब्रांड रिकॉल की अपील आती है कि ये ब्रांड जरूर अच्छा होगा, ये फॉरेन ब्रांड है, इसके फॉरेन मॉडल्स होते हैं। तो एक ब्रांड रिकॉल की, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट की एक इंक्लिंग देता है, एक इंडिकेशन देता है। और दूसरा, ये जो फॉरेन मॉडल्स होते हैं ये अपने इंडियन एक्ट्रेसेस से काफी सस्ते होते हैं, क्योंकि ये कोई हीरोइन वगैरह तो होते नहीं है। तो इनकी जो प्रमोशन की कॉस्ट हो जाती है इस जॉकी की, पेज इंडस्ट्रीज की, वो कम हो जाती है। तो ब्रांड अपील बढ़ जाती है और ब्रांडिंग की, प्रमोशन की कॉस्ट घट जाती है। तो दो तरह के फायदे जॉकी को मिलते हैं इस तरीके से। पेज इंडस्ट्रीज की स्टॉक परफॉर्मेंस की अगर बात करें, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की, तो 14 सालों में इसने आपको करीबन 7000% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, करीबन 6700% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। जबकि सेक्टर ने दिए हैं करीबन 300% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स, और निफ्टी ने दिए हैं करीबन 200% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही बाय ह्यूज मार्जिन इसने आउट परफॉर्म किया है, और वो भी तब जब आप देख सकते हैं कि 2018 के मिड से क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है। बहुत सारे इश्यूज के कारण और इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण इसमें बहुत स्लगिशनेस रही है। कभी ये स्टॉक करीबन 36,000 35,000 पे ट्रेड किया करता था, अभी ये करीबन 20,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इतनी कंसोलिडेशन के बाद भी, इतनी स्लगिशनेस के बाद भी इस स्टॉक ने आपको 14 सालों में आपके पैसों को 1 लाख से 68 लाख बना दिया। अगर आपने इसमें 14 साल पहले 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करी होती तो आज आपकी कैपिटल अप्रिशिएट होके हो गई होती 68 लैक्स, डिस्पाइट ऑल दिस कंसोलिडेशन, डिस्पाइट ऑल दिस करेक्शन। तो ये आपको दिखाता है कि अभी भले ही ये स्टॉक करेक्ट कर रहा है, विच एक्चुअली प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट, बट फ्यूचर में चूंकि इसकी फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, इसकी ऑपरेशंस उतनी ही तगड़ी हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग जो बिजनेस है, जो फ्रेमवर्क है, वो अभी भी उतना ही सॉलिड है। तो ये आगे चल के आपको अच्छे रिटर्न्स फिर से प्रोवाइड कर सकता है। अब कंजम्पशन थीम से रिलेटेड जो आखिरी स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायग्नोस्टिक बिजनेस से, डॉक्टर लाल पैथलैब्स। डॉक्टर लाल पैथलैब अपने बिजनेस में, अपनी डायग्नोस्टिक बिजनेस में मार्केट लीडर है। नंबर 1 ब्रांडेड नेशनल डायग्नोस्टिक्स चेन विद हाईएस्ट रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके ये सारे नंबर्स देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्यों ये कंपनी इतनी फंडामेंटली साउंड, इसको क्यों मानते हैं लोग। एक और बात है जो इस पूरे बिजनेस को, केवल डॉक्टर लाल पैथलैब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे डायग्नोस्टिक बिजनेस को एक इम्पेटस प्रोवाइड करता है, एक अच्छी ग्रोथ आउटलुक प्रोवाइड करता है। ऐसा क्यों है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, रशिया, वियतनाम, चाइना वगैरह सब जो हो गए, जो इंडिया के मुकाबले काफी डेवलप्ड हैं, उन सभी में जो टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर होती है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो काफी ज्यादा है इंडिया के रेस्पेक्ट में। 17%, 10%, 7%, 6%, 5% के आसपास। और इंडिया की कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर केवल 4% ऑफ जीडीपी है। तो ये आपको दिखाता है कि इंडिया में जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड होगी, बढ़ेगी, मैच्योर करेगी, तो हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर बढ़ना ही है। लोग ज्यादा कॉन्शियस होंगे, हेल्थ केयर पे ज्यादा स्पेंड करेंगे, अपने चेक्स ज्यादा करवाएंगे, ज्यादा अवेयर रहेंगे कि उन्हें रेगुलर बेसिस पे हेल्थ केयर चेक्स करवाते रहने चाहिए, डायग्नोस्टिक चेक्स उनके होते रहने चाहिए बॉडी के। तो ये जो अवेयरनेस जब बढ़ेगी और लोगों के पास ज्यादा डिस्क्रिशनरी इनकम आएगी, तो वो अपनी हेल्थ की भी ध्यान रखना चाहेंगे, अपने हेल्थ को ऑन ट्रैक रखना चाहेंगे। तो इसके चलते एक्सपेंडिचर इंडिया में डेफिनेटली आगे बढ़ने की संभावना है, जो हमें डेवलप्ड कंट्रीज ये दिखाते भी हैं कि कैसे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी उनकी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कैसे इंडिया से कहीं ज्यादा है। और जब ये एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो जो मार्केट लीडर्स हैं, जो सबसे साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, उनको सबसे ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट फायदा होगा इसका। ऑर्गेनिक ग्रोथ तो उनकी होगी ही, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी होगी, क्योंकि उनकी ऑपरेशंस इतनी स्ट्रांग है, उनके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं। जैसा आप इस मैप में देख पा रहे हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब्स की ऑपरेशंस ऑल ओवर द कंट्री हैं,
और इसकी ज्यादातर जो बिजनेस है वो आप देख सकते हैं कि दिल्ली और एनसीआर रीजन में बहुत ज्यादा फोकस्ड है और नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज्यादा डेंसली इसकी बिजनेस फोकस्ड है। बट धीरे धीरे ये अपनी बिजनेस सदर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ज्यादा फोकस कर रहा है, काफी ज्यादा अपनी बिजनेस को वहां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक नेशनल ब्रांड इमेज अपनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे डायग्नोस्टिक लैब सेक्टर हैज ह्यूज अपॉर्चुनिटी साइज टू ग्रो। जैसा हमने यहाँ पे बात करी कि जैसे जैसे हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी बहुत है इस इंडस्ट्री के पास। द अपॉर्चुनिटी साइज इज ह्यूज फॉर देम टू ग्रो। और डॉक्टर लाल पैथ लैब इज द लार्जेस्ट प्लेयर, इट एंजॉयज 35% मार्केट शेयर इन द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो यहाँ पे भी जैसा हमने डीमार्ट के साथ बात करी थी, यहाँ पे भी वही बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो मार्केट शिफ्ट होगा उसमें बहुत फायदा उठा सकती है ऐसी कंपनीज जो वेल रन कंपनीज हैं, अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनीज हैं, उनको डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा हो सकता है। और उसमें फर्स्ट इन लाइन मुझे लगता है कि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स होगा। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है ये, 35% मार्केट शेयर अमंग द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है। बट अभी भी ये इंडस्ट्री मोस्टली उसकी जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। जो छोटी बड़ी पैथोलॉजिकल लैब्स हम अपनी कॉलोनी में देखते हैं, अपने मार्केट्स में देखते हैं, वो जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके पास अभी भी मेजर पोर्शन ऑफ द मार्केट है। तो जैसे जैसे ये शिफ्ट होगा अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में तो उसकी मार्केट कंसोलिडेशन का फायदा उठा सकता है डॉक्टर लाल पैथ लैब। अब डॉक्टर लाल पैथ लैब के पास प्राइसिंग पावर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी जो ज्यादातर बिजनेस है, जो ज्यादातर रेवेन्यूज आती हैं वो आती हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट से, B2B बिजनेस से नहीं। बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट जो होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, उसमें प्राइसिंग पावर कम होती है, क्योंकि आप बिजनेस से डील कर रहे हो तो उसमें प्राइसिंग पावर कम होती है। बट डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का जो बिजनेस वो ज्यादातर फोकस्ड है B2C सेगमेंट में। तो यहाँ पे इनकी प्राइसिंग पावर अच्छी है जिसके चलते कि इसके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हो सकते हैं और ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी दिख सकती है आगे चल के। अब यहाँ पे हम जैसे इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि ये इंडस्ट्री बहुत ही फ्रैगमेंटेड है और बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। ये डायग्नोस्टिक बिजनेस जो है, डायग्नोस्टिक सेंटर का बिजनेस है, वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड है। स्टैंड अलोन सेंटर्स जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी सोसाइटीज में या फिर मार्केट्स वगैरह में, बाजार वगैरह में जो स्टैंड अलोन सेंटर्स होते हैं उनकी मार्केट शेयर करीबन 50% के आसपास है, 48%। और जो हॉस्पिटल बेस्ड क्लिनिक्स होती हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर या फिर हॉस्पिटल से एफिलिएटेड क्लिनिक्स होती हैं, उनकी मार्केट शेयर करीबन 37% है। तो इन दोनों से जब मार्केट शेयर धीरे धीरे डायग्नोस्टिक चेन में बढ़ेगा, डायग्नोस्टिक चेन की मार्केट शेयर केवल 15% है पूरे डायग्नोस्टिक बिजनेस में। तो जैसे जैसे ये शिफ्ट आएगा तो ये पूरी जो ये पाई है, ये जो शेयर ऑफ द मार्केट है, ये बढ़ने लगेगा। और उस 15% में भी ऐसी चेन्स जिनकी पैन इंडिया प्रेजेंस हो, लार्ज पैन इंडिया चेन्स जो हैं उनकी मार्केट से केवल 35 to 40% है अमंग दिस 15%। तो 15% की 35-40% केवल डॉक्टर लाल पैथ लैब्स जैसी बिजनेस में आती है। और जो रीजनल चेन्स होते हैं, जो केवल कुछ रीजन्स में होते हैं, नॉर्थ में होते हैं, वेस्टर्न पार्ट में होते हैं या साउथ या ईस्ट में होते हैं, तो उनकी रीजनल चेन्स की मार्केट शेयर 60 to 65% है। तो चूंकि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स अपनी पैन इंडिया, अपनी नेशनल इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है इसको। क्योंकि अगर कंपनीज की ब्रांड इमेज बनेगी नेशनल लेवल पे तो लोग ज्यादा ट्रस्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी मार्केट कंसोलिडेशन के कारण ये प्लेयर अपनी मार्केट शेयर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। अब इसके कुछ और मेट्रिक्स की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे 3 सालों का FY 18, 19 और 20 तीनों के आप यहाँ पे कुछ फिगर्स देख सकते हैं कि इनके जो क्लिनिकल लेबोरेटरीज हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो इनकी लेबोरेटरीज FY 18 में 193 थी, वो ग्रो होकर 200 हुई और FY 20 में यानी पिछली फाइनेंशियल ईयर में 216 हुई। नंबर ऑफ पेशेंट सर्विस सेंटर्स, PSC जिनको कहा जाता है, उनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं 2150 से 2500, 2600 और फिर बढ़ के FY 20 में वो 3100 हो गए करीबन। नंबर ऑफ PUPs जो पिकअप पॉइंट्स होते हैं, उनकी नंबर FY 18 में करीबन 5600 थी, जो बढ़ के FY 19 में करीबन 6400 हो गई, 6400। तो हर चीज में ये ग्रो कर रही है, अपनी सेंटर्स बढ़ा रही है, अपनी पिकअप सेंटर्स बढ़ा रही है, अपनी क्लिनिकल लेबोरेटरीज बढ़ा रही हैं। जो आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं कि कैसे इसकी हब एंड स्पोक मॉडल काम करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एवरेज टेस्ट पर पेशेंट, जो इनके पेशेंट्स हैं, जो यूजुअल इसके कस्टमर्स हैं या जो इसके रेगुलर कस्टमर्स हैं, एवरेज टेस्ट पर पेशेंट कैसे बढ़ती जा रही है ओवर द इयर्स, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये दिखाता है कि कितना कस्टमर सेंट्रिक है, कितना कस्टमर फोकस्ड है ये बिजनेस। कस्टमर जो एक बार अटैच होते हैं इस कंपनी से टेस्ट अपना करवाना शुरू करते हैं, तो दे एक्चुअली
कम हियर फॉर मोर एंड मोर टेस्ट। उनकी विश्वास बढ़ती जाती है, उनकी ट्रस्ट बढ़ती जाती है इस ब्रांड में, इस डायग्नोस्टिक बिजनेस में। और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के पास सेम कस्टमर्स ज्यादा टेस्ट कराने की कोशिश करते हैं। जो नंबर ऑफ टेस्ट, एवरेज टेस्ट पर पेशेंट है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगी, रेवेन्यूज बढ़ेंगी, अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो स्टॉक प्राइस में भी अप्रिशिएशन आएगी। अब यहाँ पे हब एंड स्पोक मॉडल की बात करते हैं कि कैसे ये पेशेंट सर्विस सेंटर से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, उसको रेफरेंस लैब में भेजते हैं। तो हब एंड स्पोक मॉडल है। एक समझ लीजिए कि एक साइकिल की जो जैसे चक्का होता है, साइकिल का चक्का होता है, उसमें एक हब होता है, जो बीच में जो हब होता है, और उसमें फिर अलग अलग स्पोक्स होती हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली एनालॉजी ये है कि स्पोक की तरह ये अपने जो पिकअप सेंटर्स हैं या फिर पेशेंट सर्विस सेंटर्स हैं, वहां से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उसको एक हब में भेजते हैं, जो हब है इसका रेफरेंस लैब। और वहां से फिर इसको भेजा जाता है क्लिनिकल लेबोरेटरीज में, जहां से टेस्ट होती हैं, सारे रिजल्ट्स आते हैं, और उसको फिर से पेशेंट सर्विस सेंटर्स या फिर पिकअप पॉइंट्स पे भेज दिया जाता है। तो एक हब एंड स्पोक मॉडल है, जैसा आप एयरलाइन इंडस्ट्री में भी देखते होंगे कि हब एंड स्पोक मॉडल होता है। जब आपको किसी बड़ी सिटी से छोटी सिटी में जाना होता है, तो यूजुअली आप एक बड़ी सिटी से दूसरी बड़ी सिटी जाते हो, फिर अपनी फ्लाइट चेंज करते हो, और उस बड़ी सिटी से फिर एक छोटी सिटी के लिए आपकी फ्लाइट जाती है। तो इसको हब एंड स्पोक मॉडल बोला जाता है, जहां पे कि बहुत सारे फ्रिंज एरिया से, ब्रॉड एरिया से सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है या एक जगह लाया जाता है, जो इसको हब कहा जाता है। और फिर हब से फिर दूसरी जगह उनको, जहां जो डेस्टिनेशन है, जहां पे उनको जाना है फाइनली, वहां पे उसको भेजा जाता है। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड डायग्नोस्टिक्स टेस्टिंग है, हर जगह इनको लैब चलाने की जरूरत नहीं होती है। ये सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर रेफरेंस लैब में भेजते हैं, फिर वहां से क्लिनिकल लेबोरेटरीज में जाकर टेस्ट होती हैं, और फिर वापस वो सैंपल के रिजल्ट्स वापस आ जाते हैं पेशेंट सर्विस सेंटर्स पे। तो इनको हर जगह इक्विपमेंट रखने की, हर जगह ट्रेंड प्रोफेशनल्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे इनकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाती है, जिसके चलते इनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हो जाते हैं, और ओवरऑल बिजनेस काफी प्रॉफिट मेकिंग रहती है ओवर अ लॉन्गर होराइजन। और जो पीएससी, जो पेशेंट सर्विस सेंटर्स हैं, और जो पीओपीज हैं, पिकअप पॉइंट्स, वो सारे फैसिलिटेट करते हैं पेनिट्रेशन विद इन रीजन एंड एक्सपैंड रीच। सो ऑब्वियसली हब एंड स्पोक मॉडल का यही एक बेसिक फंडा है कि आप सेंटर में, हब में अपने लैब्स रखो, वहां पे आप टेस्टिंग करो, वहां पे सारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स को रखो, सारे इक्विपमेंट्स रखो, सारी केमिकल्स वगैरह रखो, लेकिन आप सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी पिकअप सेंटर्स बना दो, पेशेंट सर्विस सेंटर्स बना दो, पिकअप पॉइंट्स बना दो। वहां से आप सैंपल्स कलेक्ट करो, वहां पे टेस्ट जल्दी से करो, अपनी जो पूरी एफिशिएंट मॉडल रखो, हब्स को वहां पे प्लेस करो, जहां पे कि स्ट्रेटेजिकली आपको जल्दी सही टाइम में, इन अ टाइमली फैशन, आप सैंपल्स को कलेक्ट करके टेस्ट करके रिजल्ट वापस जल्दी दे सकते हो इन अ टाइमली फैशन। तो इस तरह से ये प्लान करते हैं, जिससे कि इनकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो काफी ऑप्टिमम रहती है, और पेनिट्रेशन भी हाई रहती है, क्योंकि बहुत सारे पिकअप सेंटर्स हैं, बहुत सारे पेशेंट सर्विस सेंटर्स हैं, तो वहां से इनकी रीच भी बढ़ गई, हर जगह इनकी पिकअप सेंटर्स हो गई, और कॉस्ट एफिशिएंसी भी हो गई, क्योंकि टेस्टिंग के लिए ये एक हब एंड स्पोक मॉडल इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की भी स्टॉक की लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है। करीबन 4.5 साल की अपनी स्टॉक हिस्ट्री में इसने आपको 77% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने 26% और निफ्टी ने 25% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए। तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही बहुत ही हैंडसमली बीट किया है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के रिटर्न्स दिए हैं आपको 4.5 सालों में। अगर 4.5 साल पहले इसमें अगर 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट आपने करा होता, तो आज उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गई होती, 1.8 लाख हो गई होती। तो जो सारी हमने चर्चाएं की, उससे ये समझ में आता है कि डायग्नोस्टिक बिजनेस में अभी बहुत ग्रोथ बाकी है, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ अभी होनी है, जिसके चलते कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं मार्केट में, जो स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, जिनकी ब्रांड इमेज अच्छी है, जिनके सर्विसेज पे लोगों को ट्रस्ट है, वो बार बार आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, ग्रोथ रनवे हमें दिख रहा है आगे फ्यूचर के लिए। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स अच्छा एक कंटेंडर हो सकता है उस रेस्पेक्ट से। तो मेरी ओवरऑल थॉट्स दोस्तों यही हैं कि जो ये कंजम्पशन थीम है, ये बहुत ही एक सॉलिड बिजनेस वाला थीम है, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाला थीम है। इसकी डिमांड एसेंशियल प्रोडक्ट्स की होती है, इसमें जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ही तगड़ी होती हैं। तो आप इस थीम के अंदर सारी कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें या एज एन इंडेक्स इन्वेस्ट ना करें। मुझे लगता है कि अगर आपका स्टॉक फोकस्ड अप्रोच रहता है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहता है, तो आपको काफी फायदे हो सकते हैं। ये थीम बहुत अच्छी है, कंजम्पशन थीम, क्योंकि इंडिया में जो मिडिल क्लास है और जो कंजम्पशन बेस है वो काफी बड़ा है।
तो ये थीम काफी अच्छी प्ले आउट कर सकती है इन द नेक्स्ट 10, 15, 20, 25 ईयर्स। उसका फायदा अगर आपको उठाना है तो यू शुड फोकस ऑन वेल गवर्नड फोकस्ड बिजनेसेस विथ प्रोसेस मोड। तो ऐसी कंपनी जिनके पास ऑपरेशंस की, मैन्युफैक्चरिंग की, सप्लाई चेन की, ये सभी स्ट्रीमलाइंड हो, उनके पास मोट हो, प्रोसेस मोट हो, क्योंकि ये सभी की जो ऑपरेशंस है वो इतनी स्ट्रीमलाइंड हो, इतनी इफेक्टिव हो, इतनी एफिशिएंट हो कि उनके पास एक बड़ा मोट हो। तो ऐसी कंपनीज पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले की काफी वीडियोस में इसको डिस्कस किया हुआ है, और जो हमने एक वीडियो बनाया था, इस सीरीज का पहला वीडियो देखा था हमने, जिसमें कि कई सारे सेक्टर्स को हमने कंपेयर किया था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर और हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस की बात की थी, उनको देखा था, समझा था। तो उसमें हमने बात की थी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को साइक्लिकल सेक्टर्स और स्टॉक से दूर रहना चाहिए। ये जो साइकिल टाइमिंग के जो डिसीजंस हैं कि कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स अभी अच्छा परफॉर्म करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तो ये सभी साइकिल टाइमिंग की जो डिसीजंस हैं वो आप म्यूचुअल फंड्स पे छोड़ दो, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पे छोड़ दो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ऑटोमेटिकली वो साइकिल टाइमिंग करेंगे, क्योंकि उनको अपने बेंचमार्क को बीट करना होता है, हमेशा अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी होती है। अदरवाइज उनके पास फंड्स नहीं आते, लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, तो उनके पास हमेशा एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। तो उस परफॉर्मेंस को बीट करने के लिए, अपने बेंचमार्क को बीट करने के लिए ऑब्वियसली वो लोग साइकिल टाइमिंग के डिसीजंस लेते रहते हैं। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज एन इंडिविजुअल डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर, आपको वो, मेरी ऐसी राय है, मेरी ऐसी थॉट प्रोसेस है कि आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साइकिल टाइमिंग के डिसीजंस काफी रॉन्ग फुटेड भी हो सकते हैं, और आपकी जो साइकिल टाइमिंग के डिसीजन वो थोड़ी और ही जा सकती है, थोड़ी मिसप्लेस्ड हो सकती है। कंजम्पशन थीम का सेक्टर भी बहुत ही अच्छा थीम मुझे लगता है। इसकी जो ग्रोथ आउटलुक रहती है, अर्निंग्स आउटलुक रहती है, अर्निंग्स की ग्रोथ की आउटलुक रहती है, वो सारी अच्छी होती है, साउंड होती है। इसलिए आप इस सेक्टर में भी 20 to 25% एलोकेशन रख सकते हैं अगर आप बहुत कन्विंस्ड हैं। अदरवाइज एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम 15 to 25% शुड बी गुड इनफ एज फार एज कंजम्पशन थीम गोज। और अगर आप किसी स्टॉक में बहुत कन्विक्शन आपकी हाई है, जैसे एशियन पेंट्स हो गए, या फिर बहुत सारी कंपनीज हमने डिस्कस की पहली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी, तो इन दोनों वीडियोस में जिन स्टॉक्स में आपको ज्यादा कन्विक्शन है, जो स्टॉक्स की फंडामेंटल्स आपको ज्यादा पसंद आते हैं, उनकी अर्निंग्स पोटेंशियल आपको हाई दिखती है, स्ट्रॉन्ग दिखती है, हेल्दी दिखती है, तो उन स्टॉक्स में आप एज हाई एज 10 to 12% पोर्टफोलियो एलोकेशन भी रख सकते हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर अच्छे स्टॉक्स में आपने अच्छी पोर्टफोलियो एलोकेशन ली हुई है तो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी अच्छी हो सकती है, साउंड हो सकती है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें, उसके प्रोडक्ट्स को जानें, उसकी ऑपरेशंस को समझें। जैसा हमने काफी सारे यहाँ पे इन दोनों वीडियोस में हमने काफी सारे स्टॉक्स को देखा, उसकी प्रोडक्ट्स को समझा, उसकी मार्केट शेयर को समझा, उसकी रेवेन्यू ग्रोथ को समझने की कोशिश की, फिर इंडस्ट्री में कैसे इनऑर्गेनिक ग्रोथ आ सकती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ आ सकती है, इन सभी एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की। तो इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन हमने इसलिए की ताकि हम उस इंडस्ट्री को भी और इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को भी समझ पाए। अदरवाइज ऑब्वियसली आसान तरीका तो ये होता कि हम सारे स्टॉक्स की बस प्राइस मूवमेंट देख लेते, रिटर्न्स देख लेते, और मैं बोल देता कि हाँ ये सब स्टॉक्स अच्छे हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। बट हमने वो नहीं करा। हमने कंपनीज को समझने की कोशिश की, कंपनीज के प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश की, उनके प्रोसेसेस को समझने की कोशिश की, कि वो कंपनीज अच्छी क्यों हैं, उन कंपनीज में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको क्यों दिखता है। तो इन सभी को जब समझ के आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी कन्विक्शन बहुत हाई रहती है, एंड दैट कन्विक्शन हेल्प्स यू इन सेवरल वेज एंड एट वेरियस टाइम्स इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। जब मार्केट में गिरावट आती है तो आप हड़क नहीं जाते, आप डर नहीं जाते, उन स्टॉक से निकल नहीं जाते। अगर आपके पास एक्चुअली कुछ कैश बिल्डअप होता है तो आप और इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि यू आर अवेयर, यू आर फेमिलियर विद द बिजनेस, नॉट जस्ट द स्टॉक, नॉट जस्ट द स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस इज द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न्स। आप इतने कन्विंस्ड हो, आपकी फोकस इतनी ज्यादा है उस कंपनी के अंदर कि आप स्टॉक प्राइस इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द होल प्रोसेस। तो ये आपको बहुत सारे तरीकों से हेल्प करता है, इस तरह की कन्विक्शन बिल्ड करना आपको बहुत सारे तरीकों से हेल्प करता है, और बहुत सारे टाइम्स पे भी हेल्प करता है, बहुत सारे समय पे हेल्प करता है। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप किसी भी स्टॉक में जब इन्वेस्ट करें तो उस कंपनी को समझने की कोशिश करें, उस कंपनी से अपने आप को फेमिलियराइज करने की कोशिश करें। आप ये ना सोचें कि आप किसी कंपनी के स्टॉक ले रहे हैं, आप ये समझे कि किसी कंपनी में आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी कंपनी पे आप स्टेक होल्डर बन रहे हैं। तो जब आपकी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, इस तरह की थॉट प्रोसेस रहेगी, तो आप ऑटोमेटिकली एक बहुत ही हेल्दी तरीके से उस कंपनी पर रिसर्च करेंगे और उस कंपनी के साथ स्टिक करेंगे फॉर लॉन्ग रन। और यही आपको वेल्थ क्रिएशन करके देती है, यही मेंटालिटी
यही थॉट प्रोसेस आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करके देती है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में डालें ताकि हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाएं। आपकी अगर इन सभी कंपनी से रिलेटेड या फिर कंजम्पशन थीम से रिलेटेड, इस पूरी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसा हमने देखा कि हमने बहुत सारी इंडस्ट्री के स्टॉक्स को पिक किया, तो आपकी कोई भी अगर क्वेश्चन है या फिर कोई आपके ओपिनियन है जिससे आपको लगता है कि हम सभी बेनिफिट कर सकते हैं एक दूसरे से लर्न करके, तो आप काइंडली उसको कमेंट्स में डालें ताकि वी कैन क्रिएट अ टू वे लर्निंग प्रोसेस। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।